हे गाइस, वेलकम बैक टू राशि हॉरर। आज मैं आपको आगरा की एक ऐसी रोंगटी खड़ी कर देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो साल 2004 में मोहन नाम के लड़के के साथ घटी थी। मोहन को रात में घूमने का बहुत बड़ा चस्का था, लेकिन आगरा के एक ऐसे शमशान घाट में पानी पीने की उनकी एक छोटी सी भूल ने उनके पीछे 13 ऐसे भयानक मसानों को लगा दिया जो उनकी आत्मा को मटके में कैद करना चाहते थे। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है 2000 साल से। मोहन अपने परिवार के साथ आगरा के एक अच्छे खासे इलाके में रहता था। परिवार में उसके मम्मी पापा, बड़े भाई भाभी और एक छोटी भतीजी रहती थी। मोहन की उस समय शादी नहीं हुई थी, वो बिल्कुल सिंगल था और अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहा था। अब मोहन के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी ना गाइस कि वो घर पर रुकता ही नहीं था। उसके बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप बने हुए थे। कभी कोई ग्रुप आ गया, उसके साथ बाइक उठाई और निकल गया। कभी दूसरा ग्रुप आया तो उसके साथ कहीं दूर सुनसान इलाके में चला गया। घर वालों को तो जैसे उसने जीना हराम करके रखा था। अब आप ही सोचो यार, कोई भी माँ बाप भले कैसे परेशान नहीं होंगे। रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे लड़का घर से गायब है। पापा कई बार मोहन को बैठकर समझाते थे कि मोहन बेटा, तुझे घूमना है तो दिन में घूम, ये रात बेरात तू अपने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ भटकता रहता है। एक दिन तो हद हो गई। मोहल्ले के एक अंकल ने मोहन के पापा को रास्ते में रोक लिया और बोले, अरे शर्मा जी, आपका छोटा बेटा हुआ तो मोहन, उसे मैंने कल आधी रात को शमशान घाट के पास घूमते हुए देखा। अपने लड़के को समझाइए, वो जगह ठीक नहीं है। ये सुनते ही मोहन के पापा का पारा चढ़ गया। रात को जब मोहन घर लौटा तो उसके पापा ने उसे भयंकर डांट लगाई। बोले, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात को शमशान घाट में क्या करने जाता है तू? मोहन ने बिल्कुल कैजुअल होकर जवाब दिया, अरे पापा कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त लोग मुझे वहां लेकर जाते हैं। पापा चिल्लाए, तो ऐसे कैसे दोस्त हैं तेरे? आज के आज उनसे दोस्ती तोड़ दो। पर मोहन कहाँ मानने वाला था। उसने किसी भी हालत में अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा। साफ मना कर दिया कि मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकता। फिर आई वो मनहूस रात। बारिश का मौसम था गाइस, पर बारिश नहीं हो रही थी। बस आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली इतनी जोर जोर से कड़क रही थी कि अच्छों का दिल दहल जाए। मोहन हमेशा की तरह अपने जूते पहनकर बाहर निकला। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ का दिल ना बहुत अजीब होता है। उन्हें अनहोनी का आभास पहले ही हो गया था। माँ ने मोहन से बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें की, बेटा आज का मौसम बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल फट जाएंगे, तू प्लीज़ आज घर से बाहर मत जा। पर मोहन ने अपने माँ की बात हंसकर टाल दी और बोला, अरे माँ कुछ नहीं होगा, मैं बस थोड़ी देर में दोस्तों से मिलकर आ जाऊँगा। माँ को क्या पता था कि बादल तो फटने वाले थे, पर आसमान से नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की खुशियों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला था। मोहन घर से निकल गया। उसी रात वो शमशान घाट के अंदर नहीं बल्कि शमशान घाट के ठीक पीछे एक बहुत ही सुनसान और खाली मैदान था। वहां अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सब अपनी मस्ती में चूर थे, बातें चल रही थी, मजाक हो रहा था। देखते ही देखते रात के करीब 12:30 से 1 बज गया। जब मोहन ने फ़ोन देखा तो सबने डिसाइड किया कि भाई बहुत रात हो गई है, अब घर चलना चाहिए। मोहन का एक दोस्त विक्रम, जो बिल्कुल मोहन के घर के पास ही रहता था, वो रोज़ दोनों साथ में ही घर आते थे। मोहन उस रात पैदल था। विक्रम ने कहा, चल मोहन, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन तभी उनके ग्रुप का एक दूसरा लड़का आया। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। वो लड़का विक्रम दोनों कभी कभी नशा पानी करते थे, जबकि मोहन इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर रहता था। उस दूसरे लड़के ने विक्रम से कहा, अरे यार विक्रम, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, चल मेरे घर चलते हैं, थोड़ी ड्रिंक व्रिंक करेंगे और रात भर मजे करेंगे, इन लोगों को जाने दे। विक्रम मान गया। वो उस लड़के के साथ घर चला गया उसके। अब मोहन के साथ क्या सीन हुआ गाइस कि आज उसे उस डरावने रास्ते पर बिल्कुल अकेले पैदल ही अपने घर जाना था। वैसे मोहन के मन में कोई डर नहीं था। जो लड़का रोज शमशान घाट की दीवारों के पास बैठता हो, उसे किस बात का डर लगेगा।
वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी धुन में आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मोहन शमशान घाट के मेन गेट पे पहुंचा। ठीक उसी वक्त उसे इतनी तेज प्यास लग रही थी कि उसका गला सूखने लगा। आसपास कोई दुकान तो खुली नहीं थी। मोहन ने शमशान घाट के गेट के अंदर झांका तो गेट से बिल्कुल थोड़ी दूर पर अंदर की तरफ एक पुराना लोहे का हैंडपंप लगा हुआ था। मोहन ने सोचा, यार प्यास बहुत जोर से लगी है, चलो अंदर जाके पानी पी लेता हूँ, वैसे भी हैंडपंप तो गेट के पास में ही है। वो बिना कुछ सोचे समझे शमशान घाट के गेट के अंदर घुस गया। चारों तरफ घोर अंधेरा था। मोहन ने हैंडपंप के हैंडल को पकड़ा और उसे चलाना शुरू किया। रात के सन्नाटे में वो लोहे की आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि जैसे पूरे शमशान को उसने जगा दिया हो। उस जमाने में गाड़ियों का शोर भी नहीं होता था, तो वो आवाज सच में बहुत ज्यादा डरावनी थी। पानी निकल रहा था। मोहन गटागट पानी पी रहा था। प्यास इतनी ज्यादा थी कि वो बार बार हैंडपंप चलाता रहा और पानी पीता रहा। तभी अचानक मोहन को लगा कि शमशान के गहरे काले अंधेरे के बीच में से कोई रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। मोहन के हाथ वहीं रुक गए। ठीक उसी वक्त आसमान में बहुत तेजी से बिजली चमकी। उस एक सेकंड की रोशनी में मोहन ने जो देखा, भाई उसके पूरे शरीर का खून जम गया। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका हुलिया किसी भी नॉर्मल अघोरी या तांत्रिक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, वो बहुत ही अजीब और डरावना था। उसके गले में असली इंसानी हड्डियों की माला लटक रही थी। उसके पूरे चेहरे और बदन पर काले रंग की कोई तांत्रिक भस्म पुती हुई थी और माथे पे शमशान की चिता की राख, एक गाढ़ा सफेद तिलक लगा हुआ था। बदन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने किसी जानवर की अजीब सूखी खाल लपेटी थी। वो धीरे धीरे मोहन की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मोहन बुरी तरीके से डर गया। उसे तुरंत अपने दोस्त की वो बात याद आई कि इस शमशान में रात को एक भयानक तांत्रिक दिखता है जिसे कई लोगों ने देखा है। मोहन ने पानी पीना छोड़ा और तुरंत पलटकर गेट से बाहर भागने की कोशिश की। वो गंजा बाबा मोहन को देखकर एक शैतानी मुस्कान हंसा। उसने बाकी बाबाओं को साइड किया और सीधे मोहन के पास आके खड़ा हो गया। मोहन की आंखों में आंखें डालकर उसने बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, तुझे बहुत प्यास लगी थी ना बेटा, ले भैरव बाबा का प्रसाद पी ले। अब यहाँ ट्विस्ट देखो गाइस, मोहन ने अपनी पूरी लाइफ में कभी सिगरेट और शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। उसे इन सब चीजों से सख्त नफरत थी, लेकिन उस वक्त उस गंजे बाबा को उन उबली हुई लाल आंखों में कुछ ऐसा जादू किया, ऐसा सम्मोहन था कि मोहन को अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो चाहकर भी ना नहीं बोल पा रहा था। मोहन के मुंह से अपने आप हाँ निकला कि हाँ पिला दो। उस बाबा ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। जब उसने हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा कि बर्फ का टुकड़ा छू दिया हो। उसके हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडे और उसकी पकड़ जो थी इतनी ज्यादा लोहे जैसी मजबूत थी। मोहन खुद ही अट्टा कट्टा था, पर उस बाबा के सामने वो कुछ भी नहीं था। बाबा ने अपनी कमर में से एक अजीब सा प्याला निकाला, जो कि ध्यान से देखने पर एक असली खोपड़ी थी। उसने उसमें से तेज गंध वाली शराब निकाली और मोहन की तरफ बढ़ा दी। मोहन ने उस बाबा की आंखों में देखते ही देखते वो खोपड़ी की शराब एक ही सांस में खाली कर दी। शराब पीते ही वहां खड़े सभी 13 मानस अजीब तरीके से मुस्कुराने लगे। मोहन ने वही खोपड़ी वहीं गिरा दी और बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा। मोहन भागते भागते अपने घर पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। माँ जग रही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, मोहन सीधे अंदर घुस गया। उसके मुंह से बहुत ही गंदी अजीब बदबू आ रही थी। माँ ने डांटते हुए कहा, कहाँ था तू इतनी देर तक, और ये तेरे मुंह से इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? पर मोहन ने माँ की बात का जवाब नहीं दिया। वो सीधे ही डाइनिंग टेबल पर गया और चिल्लाया, बोला, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे अभी के अभी दूध ला कर दो। अब माँ हैरान रह गई गाइस, क्योंकि मोहन को बचपन से दूध से इतनी एलर्जी थी और नफरत थी कि उसने कभी भी दूध को हाथ नहीं लगाया। वो आज खुद ही चिल्लाकर दूध मांग रहा था। खुशकिस्मती से उस दिन घर में 2 लीटर दूध रखा हुआ था।
क्योंकि अगले दिन कोई मेहमान आने वाले थे। माँ ने एक बड़ा गिलास दूध गर्म करके मोहन को दिया। मोहन ने वो गिलास पकड़ा और गट 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 करके सारा एक ही सांस में दूध सब पी लिया। फिर बोला और दो। माँ ने दूसरा गिलास दिया, वो भी सब पी गया। देखते ही देखते मोहन वो पूरा 2 लीटर दूध पी गया और तुरंत ही अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर ऐसे गिरा जैसे कोई मुर्दा गिरता है। माँ परेशान हो गई कि इसे क्या हुआ है, पर उन्होंने सोचा चलो सुबह बात करूंगी। लेकिन गाइस अगली सुबह मोहन उठा ही नहीं। दोपहर के 1 बज गए। जब माँ ने उसे हिलाकर उठाया तो देखा मोहन के शरीर तवे की तरह तप रहे थे। उसे भयंकर तेज बुखार था। वो अपनी आंखें तक खोल नहीं पा रहा था। घर वालों ने पहले तो नॉर्मल पैरासीटामोल दी, पर बुखार टस से मस नहीं हुआ। अगले दिन लोकल डॉक्टर को दिखाया। उसने 5 दिन की हैवी डोज दी। लेकिन 5 दिन बीत गए गाइस, मोहन की हालत सुधरने की बजाय और ख़राब होती चली गई। उसने खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया। पानी की एक बूंद भी उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थी। बस वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। देखते ही देखते 7-8 दिन के अंदर मोहन का भरा पूरा शरीर सूखकर बिल्कुल कंकाल जैसा हो गया। उसकी आंखें अंदर धंस गईं। अब घर वाले बुरी तरीके से घबरा गए। वो मोहन को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसे तुरंत ही एडमिट किया और उसके सारे टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सब कुछ। लेकिन जानते हो गाइस, रिपोर्ट में क्या आया? सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए। भाई, जब शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो ये लड़का इस तरह मौत के करीब क्यों जा रहा है? डॉक्टर ने थककर हार मान के उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, लेकिन मोहन के शरीर में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टर ने कहा, देखिए शर्मा जी, इन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। शायद ये किसी गहरे सदमे से डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से इनके दिमाग ने खाने पीने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। आप इन्हें घर ले जाइए, इनके साथ बातें कीजिए, इन्हें खुश रखिए, ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। घर वाले मोहन को वापस ले आए, लेकिन घर आने के बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार की रातों की नींद छीन ली। अब मोहन रात के 2-2:30 बजे अचानक उठकर बैठ जाता था और पागलों की तरह चिल्लाते हुए माँ के कमरे में भागता था। वो चिल्लाता था, माँ पापा देखो ना, मेरी बालकनी के पास कोई खड़ा है, मुझे किसी की चूड़ियों की पायलों की आवाज़ आ रही है, कोई औरत बहुत गंदे तरीके से हंस रही है और मुझे अपने पास बुला रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो। माँ भागकर मोहन के कमरे की बालकनी में जाती, खिड़की खोलकर देखती, पर वहाँ घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता। घर वालों को लगा कि ये सच में मोहन की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसे कोई वहम हो रहा है। तभी माँ को डॉक्टर की बात याद आई कि इसे ऐसे किसी इंसान के पास रखो जिसे इसकी बहुत ज़्यादा पटती हो। मोहन की अपनी मौसी के लड़के विशाल से बहुत अच्छी जमती थी। दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे। माँ ने तुरंत विशाल को फ़ोन किया और कहा, बेटा विशाल, मोहन की हालत बहुत ख़राब है, तू प्लीज़ कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जा और मोहन के कमरे में उसी के साथ सो। शायद तुझे देखकर उसे अच्छा लगे। विशाल भी आगरा में ही रहता था। वो तुरंत मान गया और शाम को मोहन के घर आ गया। उस रात विशाल ने मोहन से बहुत सारी बातें करने की कोशिश की। कई दिन बाद मोहन के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आई। करीब 12-12:30 बजे विशाल ने कहा, चल भाई मोहन, अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। दोनों एक ही बेड पे सो गए। अभी विशाल की आँख ही लगी थी कि अचानक रात के 1 बजे मोहन ने विशाल का कंधा बहुत जोर से झंझोरा। मोहन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, विशाल, ओ विशाल, उठ यार, देख तुझे भी वो आवाज़ आ रही है क्या? विशाल उठकर बैठा। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था और तभी गाइस विशाल को भी साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। बालकनी की खिड़की से ठीक बाहर से किसी की पायल की छन छन से ढेर सारी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कमरे के अंदर अचानक से किसी बहुत तेज से और अजीब सी इत्र की खुशबू भी फैल गई थी। मोहन ने डर के मारे अपना चेहरा चादर से ढक दिया। विशाल थोड़ा हिम्मत वाला लड़का था। उसने सोचा, या मैं देखता हूँ आखिर रोज मोहन को क्या वहम होता है।
विशाल बेड से उतरा। उसने दबे पांव जाकर बालकनी में कांच वाला दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, गाइस, विशाल ने जो देखा, उसकी चीख उसकी छाती में ही दफन हो गई। बालकनी के ऊपर जो छत थी, वहां से एक औरत बिल्कुल उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर छत पर चिपके थे और उसका पूरा धड़ नीचे हवा में झूल रहा था। उसके बाल कम से कम 5 फीट लंबे थे, जो बिल्कुल नीचे तक आ रहे थे। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद झुर्रियों से भरा और डरावना था। उसके दोनों हाथ कटे फटे थे, जिनमें बड़े बड़े काले नाखून थे, और उसने कलाइयों में ढेर सारी लाल चूड़ियां पहन रखी थी। वो उल्टी लटकी हुई अपनी गर्दन को मोड़कर विशाल को देख रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। विशाल इतना डर गया कि उसने कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई, ना मोहन को संभाला। वो सीधे कमरे के अंदर भागा और अपना फोन उठाया, सीढ़ियों से नीचे उतरा और बाइक स्टार्ट करी, सीधे अपने घर भाग गया। वो 1 सेकंड भी उसके घर नहीं रुका। अगली सुबह विशाल थोड़ा संभल कर वापस मोहन के घर आया। उसके चेहरे पे बिल्कुल उदासी सी छाई थी। उसने मोहन की माँ को और पापा को ड्राइंग रूम में बैठाया और रात का जो भी पूरा सच था सब बोल दिया। मासी, मोहन को कोई वहम नहीं हो रहा है। इस घर में, खासकर मोहन के कमरे में, कोई बहुत भयानक बला है। ये सुनते ही माँ के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें समझ आ गया कि मामला डॉक्टर का नहीं बल्कि किसी और दुनिया का है। माँ ने तुरंत ही अपने पति से कहा, आप अभी के अभी जाइए और हमारे गुरुदेव को लेके आइए। मोहन के पापा गुरुदेव को गाड़ी में लेकर आए। गुरुदेव जैसे ही मोहन के कमरे में घुसे, उन्हें चारों तरफ एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उन्होंने मोहन को अपने सामने जमीन पर बैठाया। मोहन बिल्कुल बेजान मूर्ति की तरह बैठ गया। गुरुदेव ने अपनी झोली से कुछ अभिमंत्रित भस्म निकाली, गंगाजल छिड़का और करीब आधे घंटे तक आंखें बंद करके कोई गुप्त मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की रफ्तार बढ़ी, मोहन का शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। आधे घंटे बाद गुरुदेव ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा बिल्कुल लाल और गंभीर हो चुका था। उन्होंने मोहन के पापा की तरफ देखा और कहा, शर्मा जी, मामला बहुत गंभीर है। इस लड़के के शरीर पर किसी मामूली भूत का नहीं बल्कि सीधे शमशान के मसान का साया है, और इसके पीछे सिर्फ मसान नहीं बल्कि वो 2 चुड़ैल भी लगी हैं जो विशाल को दिखी थी। पूरा परिवार रोने लगा। गुरुदेव, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, इसने क्या बिगाड़ा है किसी का। गुरुदेव ने जो आगे बताया वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुरुदेव बोले, उसने शमशान के हैंडपंप से पानी पीकर उन शक्तियों को जगा दिया है। वो 13 मसान कोई आम तांत्रिक नहीं थे, वो प्रेत आत्माएं थीं। उन्होंने इसे जो खोपड़ी में शराब पिलाई थी, वो दरअसल इसकी आत्मा को बस में करने का जाल था। वो चुड़ैल इसे सुखा सुखा कर मारना चाहती हैं, ताकि जैसे ही इसकी मौत हो वो इसकी आत्मा को उस शमशान के मुख्य तांत्रिक के पास ले जा सके। वो तांत्रिक इसकी रूह को हमेशा के लिए एक मिट्टी के मटके में कैद करके अपना गुलाम प्रेत बनाना चाहते थे। ये सुनते ही माँ गुरुदेव के पैरों में गिर गई। गुरुदेव ने उन्हें उठाया और कहा, घबराओ मत, मैं मोहन को मरने नहीं दूंगा, लेकिन इसका उपाय सिर्फ आने वाली अमावस्या की रात को ही हो सकता है। आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। गुरुदेव ठीक रात के 11 बजे उनके घर पहुंचे। उन्होंने पूरे घर को शुद्धिकरण किया। फिर गुरुदेव अपने साथ एक कोरा मिट्टी का काला मटका लेकर आए थे। उन्होंने उस मटके के अंदर एक ऐसी देसी शराब की बोतल, कुछ लाल चूड़ियां, नींबू, सिंदूर और एक नारियल डाला। फिर उस मटके के मुंह को एक काले और लाल कपड़े से मजबूत से धागे से बांध दिया। गुरुदेव ने वो मटका मोहन के पापा के हाथ में थमाया और बोले, शर्मा जी, ठीक रात के 1 बजे, क्योंकि इसी वक्त मोहन को वो मसान दिखे थे, ठीक 1 बजे इस मटके को लेकर अपने घर से बहुत दूर निकल जाना। किसी भी सुनसान चौराहे पर जाकर इस मटके को रख देना। लेकिन मेरी 2 बातें याद रखना, रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें रुकना नहीं है, और मटका रखने के बाद सीधे घर आना है, मुड़कर पीछे बिल्कुल नहीं देखना है। मोहन के पापा ने हिम्मत जुटाई। ठीक रात के 1 बजे वो मटका लेकर सूनी अंधेरी सड़क पर अकेले निकल पड़े।
चारों तरफ घने कोहरा और सन्नाटा का जंगल, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। उसके बाद जैसे ही वो घर के बाहर निकले, उस छोटे से मटके का वजन अचानक से बढ़ने लगा। 2 कदम चले, वजन 5 किलो लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो 20 किलो महसूस होने लगा। जब तक वो शहर के उस सुनसान चौराहे तक पहुंचे, उनके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी छोटे मटके को नहीं बल्कि अपने हाथों में 70-80 किलो की भारी भरकम जिंदा इंसान को उठाकर चल रहे हैं। मटके के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट और चूड़ियों की खनखन की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। पापा का दम फूलने लगा, पर उन्हें गुरुदेव की बात याद थी। वो बिना रुके चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे। उन्होंने कांपते हाथों से उस भारी मटके को जमीन पर रखा। जैसे ही मटका जमीन पर रखा, पीछे से किसी ने बहुत जोर से उनका नाम पुकारा, शर्मा जी रुकिए। आवाज़ बिल्कुल उनकी पत्नी जैसी थी, लेकिन मोहन के पापा समझ गए कि ये मसान की चाल है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का नाम लिया। बिना पीछे मुड़े सीधे लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ भागे। वो सीधे घर के अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। घर के अंदर गुरुदेव बैठे थे। उन्होंने तुरंत मोहन के गले में एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला पहनाई और परिवार के बाकी सदस्यों को भी सुरक्षा कवच दिया। गुरुदेव ने कहा, अब वो मसान हमेशा के लिए उस चौराहे पर कैद हो चुकी है। मोहन अब बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, आज के बाद इस बात का जिक्र इस घर में कभी मत करना और उस चौराहे वाले रास्ते पर कभी मत जाना। तो गाइज, गुरुदेव के उस प्राचीन उपाय के बाद मोहन की जान तो बच गई। धीरे धीरे खाना पीना भी उसने शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो मसान और वो शक्तियाँ आज भी उस चौराहे के उस पुराने शमशान घाट के आसपास भटक रही हैं, किसी नए शिकार की तलाश में। ये पूरी सच्ची घटना मोहन की भतीजी प्रिया जी ने हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजी थी, ताकि मैं आप सबके सामने इसे ला सकूं। और आप सब भी सतर्क रहिए। इसलिए कहती हूँ गाइज, रात को कभी भी अकेले ऐसी सुनसान जगह पे मत जाया करिए, क्योंकि कुछ बुरी शक्तियाँ सिर्फ एक मौके की तलाश में बैठी होती हैं। वैसे गाइज, क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त या जानने वाले के साथ कभी भी कुछ ऐसा अजीब, गरीब या कोई घटना हुई हो? अगर हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको राशि हॉरर की ये लंबी और ये डरावनी कहानी स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी सतर्क रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।